जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि कल दरबार में आना है लेकिन जमीन पर पैर नहीं रखना है, तो क्या आप आ पाएंगे? आज बादशाह अकबर ने बीरबल को ऐसी ही नामुमकिन चुनौती दी। पूरे दरबार को लगा आज बीरबल की हार तय है, लेकिन जो हुआ वो अकबर भी सोच नहीं पाए थे। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। संगमरमर के स्तंभों के बीच खड़े पहरेदार भी जैसे सांस रोककर खड़े थे। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनकी आंखों में आज कोई विशेष चमक थी, चुनौती की चमक। दरबारियों को ये भली भांति ज्ञात था कि जब भी अकबर की आंखों में ऐसी चमक आती है, तब किसी न किसी की बुद्धि की परीक्षा होने वाली होती है, और प्रायः उस परीक्षा का केंद्र होते थे बीरबल। अकबर ने दरबार पर एक दृष्टि डाली। मंत्री, सेनापति, विद्वान, दरबारी सब उपस्थित थे। तभी अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल कहाँ है? बीरबल ने आगे बढ़कर सिर झुकाया। जहां पनाह, आपका दास उपस्थित है। अकबर मुस्कुराए, पर वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। उन्होंने कहा, बीरबल, आज हम तुम्हारी बुद्धि की एक ऐसी परीक्षा लेना चाहते हैं जिसकी चर्चा वर्षों तक होगी। दरबार में सरसराहट फैल गई। कुछ दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे, कुछ को बीरबल पर दया आ गई और कुछ उत्सुक हो उठे कि आज कौन सी अनोखी चुनौती सामने आने वाली है। अकबर ने सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें हमारी एक आज्ञा का पालन करना होगा। कल प्रातः तुम बिना जमीन पर पैर रखे इस दरबार में उपस्थित होगे। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के लिए तो मानो समय थम गया। फिर अचानक कई दरबारी हंसी दबाने लगे। कुछ ने एक दूसरे की ओर देखकर भौहें चढ़ाईं। बिना जमीन पर पैर रखे दरबार में आना, ये तो असंभव सा प्रतीत होता था। बीरबल ने पल भर के लिए आंखें झुकाईं। उनके चेहरे पर न घबराहट थी न घमंड। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, क्या आपकी आज्ञा यही है कि मेरा पैर धरती को स्पर्श न करे? अकबर ने ठहाका लगाया, हाँ बीरबल। न जमीन, न फर्श, न मिट्टी, किसी भी प्रकार से तुम्हारा पैर धरती को नहीं छूना चाहिए। यदि तुम इसमें सफल हुए तो हम तुम्हें उचित पुरस्कार देंगे, और यदि असफल हुए। अकबर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर दरबार समझ गया कि असफलता का अर्थ अपमान होगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह की आज्ञा सिर आंखों पर, आपका दास कल प्रातः दरबार में उपस्थित होगा। दरबार विसर्जित हुआ। बीरबल अपने आवास की ओर लौट चले। रास्ते में कई दरबारी उनके पास आए। एक ने कहा, बीरबल जी, इस बार तो सम्राट ने आपको फंसा ही लिया। दूसरा बोला, बिना जमीन पर पैर रखे चलना तो केवल पक्षियों के बस की बात है। बीरबल मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। उनके मन में विचारों का सागर उमड़ रहा था। रात का समय था। चांदनी महल की छतों पर बिखरी हुई थी। बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। सामने दिया जल रहा था। वे कभी दिए की लौ को देखते, कभी छत की ओर। उनके चेहरे पर गहन चिंतन की रेखाएं थीं। उन्होंने स्वयं से कहा, अकबर की चुनौती सरल नहीं है, पर असंभव भी नहीं। शर्त शब्दों में छिपी होती है, और समाधान भी शब्दों में ही। उन्होंने चुनौती के हर शब्द को मन में दोहराया। बिना जमीन पर पैर रखे दरबार में आओ। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें समाधान सूझ चुका था, पर उन्होंने अभी किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह दरबार सजा। सभी दरबारी समय से पहले ही पहुंच गए थे। हर किसी की निगाहें दरबार के द्वार पर टिकी थीं। सब जानना चाहते थे कि बीरबल आज किस प्रकार प्रवेश करेंगे। अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने कहा, आज देखते हैं कि बीरबल हमारी चुनौती को कैसे पूरा करते हैं। समय बीतता गया। बीरबल अभी तक नहीं आए थे। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे। एक बोला, लगता है बीरबल हार मान गए। दूसरा बोला, इतनी कठिन शर्त में कौन सफल हो सकता है? अकबर ने घड़ी की ओर देखा। तभी दरबार के द्वार पर हलचल हुई। सबकी निगाहें उधर मुड़ गईं। दरबार के द्वार खुले, और वहां जो दृश्य दिखा उसने सभी को चौंका दिया। बीरबल एक पालकी में बैठे हुए थे। 4 सशक्त व्यक्ति पालकी को कंधों पर उठाए हुए थे। पालकी धीरे धीरे दरबार के भीतर आ रही थी। बीरबल शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, यह तो धोखा है। किसी ने कहा, पालकी में बैठना कौन सी बड़ी बात है। पालकी सिंहासन के सामने आकर रुकी। बीरबल ने पालकी से बाहर कदम नहीं रखा। वे वहीं बैठे रहे और हाथ जोड़कर बोले, जहां पना, आपका दास उपस्थित है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, पूर्ण रूप से याद है जहांपना। अकबर ने कहा, तुम पालकी में बैठकर आए हो, क्या ये हमारी चुनौती का समाधान है?
बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। जहांपनाह ने आज्ञा दी थी कि मेरा पैर जमीन को न छुए, मैंने अपने पैरों से धरती को स्पर्श नहीं किया। दरबार में फिर सरगर्मी फैल गई। कुछ दरबारी अकबर की ओर देखने लगे, कुछ बीरबल की ओर। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, पालकी भी तो धरती पर चलती है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, पालकी धरती पर चलती है, पर मेरा पैर नहीं। आपकी शर्त मेरे पैरों से संबंधित थी, पालकी से नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बीरबल को ध्यान से देखने लगे। फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल, तुमने शब्दों का सही अर्थ समझा और उसी के अनुसार समाधान खोजा। कुछ दरबारी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। एक ने साहस करके कहा, जहांपनाह, यदि इस प्रकार देखा जाए तो कोई भी जानवर या गाड़ी में बैठकर आ सकता है। अकबर ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। यही तो बुद्धि है। चुनौती का समाधान वही होता है जो शर्तों के भीतर रहकर निकाला जाए। बीरबल ने सोचा था कि यही बात समाप्त हो जाएगी, पर अकबर की आंखों में अभी भी वही चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि यही एकमात्र उपाय था? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उपाय अनेक हो सकते हैं, पर यह सबसे सरल था। अकबर मुस्कुराए। आज हम तुम्हारी बुद्धि से संतुष्ट हैं, पर हम चाहते हैं कि दरबार भी इससे कुछ सीखे। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी कठिन क्यों न लगे, यदि उसे शांत मन से और सही दृष्टि से देखा जाए तो समाधान अवश्य निकलता है। दरबार में सभी ने सिर झुकाया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की, पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपका विश्वास और सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, यही कारण है कि हम तुम्हें केवल मंत्री नहीं, मित्र मानते हैं। दरबार विसर्जित हुआ। लोग बाहर निकलते हुए आज की घटना पर चर्चा कर रहे थे। कोई बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा कर रहा था, कोई अकबर की सूझबूझ की। बीरबल अपने कक्ष की ओर लौटते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि आज की चुनौती केवल एक खेल नहीं थी, बल्कि ये एक शिक्षा थी। शब्दों की शक्ति, बुद्धि की गहराई और शांत मन की विजय की शिक्षा। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की ये अनोखी चुनौती इतिहास में एक और बुद्धिमत्ता की मिसाल बन गई, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद करते रहे। दरबार से लौटने के बाद भी उस दिन की चर्चा पूरे नगर में फैल चुकी थी। गलियों में, बाजारों में, सरायों में लोग एक ही बात कर रहे थे। बीरबल ने बिना जमीन पर पैर रखे दरबार में आकर फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के सामने असंभव भी झुक जाता है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। अकबर के मन में अभी भी कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे थे। सामने दीपक जल रहा था, पर उनका ध्यान लौ पर नहीं बल्कि बीरबल की चाल पर था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि बीरबल ने आज केवल शब्दों की व्याख्या से चुनौती को पार किया, पर क्या हर समस्या का समाधान इतना सरल होता है? क्या बुद्धि केवल शब्दों का खेल है, या उसके पीछे धैर्य और साहस भी उतना ही आवश्यक है? उसी समय उन्होंने सेवक को बुलाया और कहा, बीरबल को हमारे पास भेजो। बीरबल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर गंभीर मुद्रा में है। बीरबल ने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने उन्हें बैठने का संकेत दिया। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने हमें प्रसन्न किया है, पर हम जानना चाहते हैं, यदि पालकी का उपाय ना होता तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बुद्धि का काम ही विकल्प ढूंढना है। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा अवश्य खुलता है। अकबर ने गहरी सांस ली। आज हम तुम्हें एक और अवसर देना चाहते हैं। ये चुनौती कल जैसी नहीं होगी। ये केवल तुम्हारी बुद्धि ही नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और साहस की भी परीक्षा होगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह की आज्ञा मेरे लिए आदेश है। अकबर ने कहा, कल प्रातः दरबार में तुम फिर से उपस्थित होगे, पर इस बार शर्त यह होगी कि तुम्हें बिना जमीन पर पैर रखे ही नहीं, बल्कि बिना किसी के कंधे या सहारे के आना होगा। ये सुनते ही बीरबल कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने पहली बार चुनौती की गंभीरता को भीतर तक महसूस किया। न जमीन, न किसी व्यक्ति का सहारा, तो फिर क्या? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं प्रयास अवश्य करूंगा। रात बीतने लगी। बीरबल अपने कक्ष में टहल रहे थे। बाहर आकाश में बादल घिराए थे, हवा में नमी थी। उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे। कभी उन्हें लगता कि ये असंभव है, तो कभी विश्वास होता कि समाधान अवश्य निकलेगा। उन्होंने अपने आप से कहा, अकबर की हर चुनौती किसी न किसी सीख से जुड़ी होती है,
इस बार भी केवल दिखावा नहीं, कुछ गहरा संदेश छिपा है। उन्होंने ध्यान लगाया, तभी उन्हें बचपन की एक बात याद आई। गुरु कहा करते थे कि कभी कभी समाधान बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। सुबह हुई, दरबार फिर से सज गया। आज वातावरण और भी अधिक उत्सुक था। सभी जानते थे कि आज की शर्त पहले से भी कठिन है। अकबर सिंहासन पर बैठे। उन्होंने कहा, आज देखते हैं कि बीरबल किस प्रकार आते हैं। समय बीतता गया। दरबारियों की निगाहें द्वार पर टिकी थीं। अचानक बाहर से एक धीमी सी आवाज आई। द्वार खुले, सबकी आंखें फैल गईं। बीरबल एक ऊंचे लकड़ी के मंच पर खड़े थे, जो पहियों पर नहीं था। वो मंच रस्सियों से ऊपर लटका हुआ था। रस्सियां छत के मजबूत खंभों से बंधी थीं। कुछ लोग दूर खड़े रस्सियों को धीरे धीरे खींच रहे थे, जिससे मंच हवा में आगे बढ़ता जा रहा था। बीरबल न जमीन को छू रहे थे, न किसी के कंधे को। वे शांत भाव से खड़े थे, मानो ये सब बिल्कुल सामान्य हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मंच सिंहासन के सामने आकर रुका। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका दास उपस्थित है। अकबर कुछ क्षण तक कुछ बोले नहीं, फिर वे उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में प्रसन्नता थी। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने हमें केवल चकित ही नहीं किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि बुद्धि और साहस साथ हों तो कोई भी शर्त बड़ी नहीं होती। कुछ दरबारी अब भी असमंजस में थे। एक ने कहा, पर जहां पनाह, इसमें भी दूसरों की सहायता ली गई। अकबर मुस्कुराए, सहायता लेना कमजोरी नहीं है, सही समय पर सही साधन का उपयोग करना ही बुद्धिवानी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि तभी सफल होती है जब वो परिस्थितियों को समझकर उनका उपयोग करे। अकबर ने सिर हिलाया। आज की इस चुनौती से हमें यही सीख मिलती है कि नियमों के भीतर रहकर भी नए मार्ग खोजे जा सकते हैं। दरबार विसर्जित हुआ, पर इस बार लोग केवल बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि उनकी शांत सोच और साहस की भी चर्चा कर रहे थे। बीरबल बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देख रहे थे। बादल छट चुके थे। सूरज की किरणें धरती पर फैल रही थीं। वे मन ही मन बोले, हर चुनौती अपने साथ एक नया प्रकाश लेकर आती है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। और इसी सोच के साथ अकबर और बीरबल की यह दूसरी परीक्षा भी इतिहास की स्मृति में दर्ज हो गई, ये बताते हुए कि बुद्धि केवल उत्तर देना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में मार्ग खोज लेना है। दरबार की दूसरी परीक्षा के बाद अकबर के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया था। लेकिन सम्राट का स्वभाव ऐसा था कि वे किसी निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंचते थे। उनके लिए हर बुद्धिमान व्यक्ति केवल तब तक बुद्धिमान होता है जब तक उसकी बुद्धि बार बार परखी जाए। बीरबल की सफलता ने दरबार को चकित किया था, पर अकबर के भीतर एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। क्या बीरबल हर परिस्थिति में स्वयं को सही सिद्ध कर पाएंगे, जब चुनौती केवल नियमों की नहीं, बल्कि मन और विवेक की होगी? उसी शाम अकबर अकेले टहलते हुए लंबे गलियारे से गुजर रहे थे। उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। उन्होंने रुककर आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, बुद्धि केवल उपाय ढूंढना नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच संतुलन बनाना भी है। ये कहते हुए उन्होंने निर्णय कर लिया कि अगली चुनौती पहले से भिन्न होगी। अगली सुबह दरबार फिर सजा। आज वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। न कोई हंसी, न फुसफुसाहट। सबको आभास था कि आज कुछ अलग होने वाला है। बीरबल भी अपने स्थान पर शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर आंखों में सजगता भी। अकबर ने सभा पर दृष्टि डाली और कहा, बीरबल, अब तक तुमने हमारी हर शर्त को बुद्धि से पार किया है, पर आज की परीक्षा न शब्दों की होगी, न साधनों की। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अकबर बोले, आज हम तुम्हें कोई शर्त पहले से नहीं बताएंगे। तुम स्वयं तय करोगे कि कैसे आना है, कैसे खड़े होना है और कैसे उत्तर देना है। पर ध्यान रहे, आज तुम्हारी एक भी भूल तुम्हें कठिन स्थिति में डाल सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पहली बार बिना किसी प्रश्न के सिर झुका दिया। उन्हें समझ आ गया था कि ये चुनौती बाहरी नहीं, भीतर की है। अकबर ने संकेत किया और दरबार विसर्जित कर दिया, पर बीरबल को रुकने का आदेश दिया गया। अकेले में अकबर ने कहा, बीरबल, आज हम तुम्हें नगर के बाहर भेज रहे हैं। वहां तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना होगा जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं। तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। कल दरबार में तुम्हें उसका उत्तर देना होगा। बीरबल ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, जहां पनाह, मैं समझ गया। बीरबल नगर से बाहर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध मिला जो थका हुआ था और चल नहीं पा रहा था। बीरबल ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया और कुछ देर उसके साथ बैठे। आगे बढ़े तो एक युवक मिला जो क्रोध में अपनी ही हानि कर रहा था।
बीरबल ने उससे बात की, उसे शांत किया। फिर उन्हें एक परिवार मिला जो भूखा था। बीरबल ने अपनी थैली खोल दी और जो कुछ था दे दिया। रात हो गई। बीरबल एक वृक्ष के नीचे बैठे। उनके पास न धन बचा था, न कोई साधन, पर उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। वे समझ चुके थे कि आज की चुनौती का उत्तर किसी शब्द या उपाय में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपा है। अगली सुबह वे दरबार पहुंचे। इस बार वे न पालकी में थे, न किसी मंच पर। वे साधारण रूप से चले आ रहे थे। कुछ दरबारियों ने हैरानी से देखा, पर अकबर की आंखें शांत थीं। बीरबल ने आकर सिर झुकाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, कल हमने तुम्हें बिना शर्त भेजा था, बताओ तुमने क्या सीखा? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, मैंने सीखा कि हर नियम से बड़ी करुणा होती है और हर चुनौती से बड़ी मानवता। बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक वो दूसरों के दुख को ना समझे। दरबार में एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल दरबार की शर्तें नहीं सुलझाती, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी सरल बनाती है। अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आकर बोले, आज से ये स्पष्ट है कि बुद्धि, साहस और करुणा तीनों जब एक साथ हों तभी कोई व्यक्ति वास्तव में महान कहलाता है। दरबारियों ने एक स्वर में जयघोष किया। बीरबल ने आंखें झुका लीं। उनके मन में गर्व नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। दरबार विसर्जित हुआ। लोग बाहर जाते हुए आज की घटना पर चर्चा कर रहे थे, पर इस बार चर्चा किसी चाल या उपाय की नहीं, बल्कि उस सोच की थी जिसने एक मंत्री को सच्चा मार्गदर्शक बना दिया। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोले, चुनौतियां समाप्त नहीं होती, वे हमें गढ़ती हैं। और इसी विचार के साथ अकबर और बीरबल की ये तीसरी और सबसे गहरी परीक्षा भी इतिहास की स्मृति में अंकित हो गई। दरबार में तीसरी परीक्षा के बाद एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा था। पहले जहां अकबर और बीरबल की कथाएं केवल बुद्धि की चतुर चालों तक सीमित रहती थीं, अब उनमें मनुष्य के भीतर झांकने की कोशिश भी शामिल हो चुकी थी। बीरबल स्वयं भी ये अनुभव कर रहे थे कि सम्राट अब उन्हें केवल उत्तर देने वाला मंत्री नहीं, बल्कि विचारों का दर्पण बनाना चाहते हैं। यही कारण था कि चौथी परीक्षा की आहट बिना किसी घोषणा के ही पूरे वातावरण में महसूस की जाने लगी थी। उस दिन अकबर बहुत देर तक सभा में नहीं आए। दरबार सजा हुआ था, पर सिंहासन खाली था। मंत्री, सेनापति और विद्वान आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, आज क्या होने वाला है? बीरबल अपने स्थान पर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न उत्सुकता थी, न भय। वे जैसे भीतर ही भीतर किसी आने वाले तूफान को स्वीकार कर चुके थे। कुछ समय बाद अकबर दरबार में आए। उनका चेहरा गंभीर था, चाल धीमी और दृष्टि गहरी। बैठते ही उन्होंने किसी को अभिवादन का संकेत नहीं दिया। पूरा दरबार स्वतः शांत हो गया। अकबर ने कुछ क्षण तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने सीधे बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उनका स्वर गूंजा, अब तक हमने तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और करुणा की परीक्षा ली, पर आज जो होने जा रहा है वो इन सबसे कठिन है। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। अकबर ने कहा, आज हम तुम्हें किसी समस्या का समाधान नहीं पूछेंगे। आज हम तुम्हें एक भूमिका देंगे और देखेंगे कि तुम उसे कैसे निभाते हो। दरबारियों में हलचल हुई। भूमिका? ये शब्द अकबर की जुबान से कम ही सुनाई देता था। अकबर आगे बोले, आज से अगले 7 दिनों तक तुम सम्राट होगे। ये सुनते ही पूरा दरबार सन रह गया। कुछ को लगा उन्होंने ठीक से सुना नहीं, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल स्वयं भी कुछ क्षण स्तब्ध रह गए। अकबर ने बात स्पष्ट की, हम स्वयं सामान्य नागरिक की तरह रहेंगे। निर्णय, आदेश, न्याय सब तुम्हारे हाथ में होगा। 7 दिन बाद हम देखेंगे कि सत्ता में बैठकर बुद्धि और करुणा किस रूप में सामने आती है। बीरबल ने सिर झुका लिया। उनके भीतर विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। बुद्धि की चुनौती वे कई बार पार कर चुके थे, पर सत्ता की परीक्षा ये अलग ही भार था। अगले दिन से बीरबल ने सम्राट का स्थान संभाला। सिंहासन वही था, पर बैठने वाला व्यक्ति बदल चुका था। बीरबल ने बैठते ही सबसे पहले दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि वही लोग जो कल तक उनके साथ हंसते बोलते थे, आज उन्हें अलग दृष्टि से देख रहे हैं।
सम्मान में थोड़ी दूरी और डर की हल्की छाया दिखाई दे रही थी। पहला ही मामला कठिन था। दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहा था। दोनों के पास अपने अपने प्रमाण थे। दरबारियों की राय बटी हुई थी, कुछ कठोर दंड की मांग कर रहे थे। बीरबल ने दोनों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, न्याय केवल प्रमाणों से नहीं, नीयत से भी जुड़ा होता है। उन्होंने दोनों को कुछ समय के लिए अलग अलग रखा और स्वयं जांच करवाई। अंततः सच्चाई सामने आई। दोषी को दंड मिला, पर इतना कठोर नहीं कि उसका जीवन ही नष्ट हो जाए। निर्दोष को सम्मान मिला। अकबर दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखें हर छोटे निर्णय को दर्ज कर रही थीं। दूसरे दिन एक और कठिनाई आई। किसानों का समूह दरबार में आया। वर्षा न होने के कारण फसल नष्ट हो गई थी। कर माफी की मांग थी। कुछ मंत्री कह रहे थे कि राजकोष पर भार पड़ेगा। बीरबल ने लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, राजकोष जनता से बनता है। यदि जनता ही टूट जाए तो कोष का क्या अर्थ। उन्होंने कर में छूट का आदेश दिया और साथ ही भंडार से अनाज वितरण की व्यवस्था की। तीसरे दिन सैनिकों का विवाद आया। पदोन्नति को लेकर असंतोष था। यदि एक का पक्ष लिया जाता तो दूसरे नाराज होते। बीरबल ने सबको एक साथ बुलाया और स्पष्ट कहा कि पद नहीं, कर्तव्य बड़ा होता है। उन्होंने योग्यता के आधार पर निर्णय दिया, पर साथ ही उन सैनिकों को भी सम्मान दिया जो चयनित नहीं हुए थे, ताकि उनका आत्मसम्मान बना रहे। दिन बीतते गए। हर दिन नई समस्या आती, कभी न्याय की, कभी नीति की, कभी नैतिकता की। बीरबल ने हर निर्णय से पहले एक ही प्रश्न स्वयं से पूछा, यदि मैं इस स्थान पर ना होता तो क्या ये निर्णय मुझे सही लगता। 7वें दिन का सूरज उगा। बीरबल थके हुए थे। उनके चेहरे पर थकान की रेखाएं साफ दिख रही थीं। उन्हें पहली बार समझ आया कि सिंहासन केवल सम्मान नहीं, उत्तरदायित्व भी है। दरबार सजा। अकबर अपने वास्तविक रूप में सिंहासन के सामने आए। बीरबल खड़े हो गए और सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अब मुझे ज्ञात हुआ कि शासन करना तलवार या बुद्धि से नहीं, बल्कि संतुलन से होता है। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, यही हम देखना चाहते थे बीरबल। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। आज हमने देखा कि सत्ता जब सही हाथों में हो तो वो सेवा बन जाती है। अकबर ने आगे कहा, चौथी परीक्षा यही थी, क्या बुद्धिमान व्यक्ति सत्ता पाकर भी मानव बना रह सकता है। पूरा दरबार निस्तब्ध था। फिर एक स्वर में सम्मान की गूंज उठी। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि आज की परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि इसमें कोई चाल नहीं थी, कोई शब्दों का खेल नहीं था, सिर्फ आत्मा का सामना था। और इसी के साथ अकबर और बीरबल की चौथी कथा भी इतिहास की धारा में बह गई, ये सिखाते हुए कि सच्ची बुद्धि वही है जो अधिकार मिलने पर भी विनम्र बनी रहे और शक्ति पाकर भी मानवता ना भूले। दरबार में चौथी परीक्षा के बाद वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां अकबर और बीरबल की कथाएं बुद्धि की चतुराई और शब्दों की बाजीगरी के लिए जानी जाती थीं, अब उनमें सत्ता, उत्तरदायित्व और आत्मसंयम की गूंज सुनाई देने लगी थी। बीरबल स्वयं भी भीतर से बदल चुके थे। 7 दिनों के शासन ने उन्हें ये अनुभव करा दिया था कि सिंहासन पर बैठना जितना ऊंचा दिखता है, उससे कहीं अधिक भारी होता है। अकबर ये सब देख रहे थे, पर उन्होंने अभी अंतिम परीक्षा का संकेत नहीं दिया था। कुछ दिनों तक दरबार सामान्य रूप से चलता रहा। कोई नई चुनौती नहीं, कोई घोषणा नहीं। यही चुप्पी सबसे भारी थी। बीरबल जानते थे कि ये शांति किसी बड़े निर्णय से पहले की है। अकबर भी बीरबल को ध्यान से देख रहे थे, उनके बोलने के ढंग में, निर्णयों पर प्रतिक्रिया में, यहां तक कि मौन में भी। एक रात अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें पत्थरों से टकराकर एक विचित्र संगीत रच रही थीं। अकबर ने सेवक को बुलाया और कहा, कल दरबार जल्दी लगाया जाए। अगली सुबह दरबार असामान्य रूप से भरा हुआ था। केवल मंत्री ही नहीं, नगर के कुछ प्रमुख नागरिक, व्यापारी, साधु और सैनिक भी उपस्थित थे। बीरबल ने ये दृश्य देखा और समझ गए कि आज की बात केवल दरबार तक सीमित नहीं रहने वाली। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, आज हम कोई पहेली नहीं पूछेंगे, कोई शर्त नहीं रखेंगे। आज हम एक घोषणा करेंगे। सभी की सांसें थम गई। अकबर ने कहा, आज से कुछ समय के लिए हम स्वयं को सम्राट की जिम्मेदारियों से अलग रखेंगे
और दरबार की न्यायिक व्यवस्था की निगरानी बीरबल करेंगे। ये सुनकर दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। ये न पूर्ण सत्ता थी, न साधारण जिम्मेदारी, ये विश्वास की परीक्षा थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये दायित्व अत्यंत बड़ा है। अकबर बोले, हम जानते हैं, इसीलिए ये दायित्व तुम्हें दिया जा रहा है। और यहीं से 5वीं परीक्षा आरंभ हुई, बिना शौर, बिना शर्त, बिना समय सीमा के। पहले ही दिन एक मामला आया जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। एक प्रभावशाली सरदार पर आरोप था कि उसने अपने पद का दुरुपयोग कर गांव की भूमि हड़प ली है। प्रमाण अस्पष्ट थे, गवाह डरे हुए थे। सरदार का प्रभाव इतना था कि कई मंत्री भी चुप थे। बीरबल ने सब सुना। वे जानते थे कि यदि उन्होंने गलत निर्णय लिया तो व्यवस्था हिल जाएगी। उन्होंने सरदार को बुलाया पर अपमान नहीं किया। उन्होंने गांव वालों को भी बुलाया पर भयमुक्त वातावरण में। कई घंटों की सुनवाई के बाद सच धीरे धीरे सामने आने लगा। बीरबल ने निर्णय दिया, भूमि गांव को लौटाई जाएगी, पर सरदार को तुरंत दंडित नहीं किया जाएगा। उसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी और भविष्य में सेवा का अवसर दिया जाएगा। कुछ दरबारी नाराज हुए, उन्हें कठोर दंड चाहिए था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, न्याय का उद्देश्य बदला नहीं, सुधार होता है। ये वाक्य पूरे दरबार में गूंजता रहा। दिन बीतते गए। हर दिन कोई ना कोई ऐसा मामला आता जो केवल नियमों से नहीं सुलझ सकता था। कहीं पिता और पुत्र का विवाद, कहीं गुरु और शिष्य का मतभेद, कहीं प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष। बीरबल हर बार वही मार्ग अपनाते, पहले सुनना, फिर सोचना, फिर निर्णय। धीरे धीरे नगर में ये चर्चा फैलने लगी कि न्याय अब केवल डर से नहीं, विश्वास से चलता है। अकबर ये सब दूर से देख रहे थे। वे जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। ये बीरबल की परीक्षा थी, क्या वे सत्ता के बिना भी प्रभाव बनाए रख सकते हैं। एक दिन अकबर साधारण वस्त्रों में नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने लोगों से बातें की, किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। एक वृद्ध ने कहा, अब दरबार में जाने से डर नहीं लगता। एक व्यापारी बोला, निर्णय देर से सही पर न्यायपूर्ण होता है। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराया। पर हर परीक्षा में एक मोड़ आता है। एक दिन ऐसा ही मोड़ आया। एक निर्णय में बीरबल से भूल हो गई। एक निर्दोष व्यक्ति को संदेह के आधार पर दंड मिल गया। जब सच्चाई सामने आई तो बीरबल को भीतर से गहरा आघात लगा। वे रात भर सो नहीं पाए। पहली बार उन्हें अपनी बुद्धि पर संदेह हुआ। सुबह होते ही उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और स्वयं को दोषी ठहराया। दरबार स्तब्ध था। किसी शासक ने स्वयं को दोषी ठहराया था, ये असाधारण था। अकबर को जब ये समाचार मिला तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, यही अंतिम उत्तर था। अगले दिन अकबर पुनः पूरे अधिकार के साथ दरबार में आए। बीरबल ने आगे बढ़कर दंड की मांग की। अकबर ने उन्हें रोका। अकबर बोले, 5वीं और अंतिम परीक्षा यही थी, क्या बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर सकता है। दरबार में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे सम्मान की गूंज उठी। अकबर ने कहा, जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वो सबसे बड़ा होता है। बीरबल की आंखें झुक गईं। उनके भीतर अब कोई गर्व नहीं बचा था, केवल समझ थी। दरबार विसर्जित हुआ। लोग जानते थे कि आज उन्होंने केवल एक कहानी नहीं देखी, बल्कि शासन का सच्चा अर्थ समझा। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की 5वीं कथा पूर्ण हुई, ये सिखाते हुए कि बुद्धि का अंतिम रूप विनम्रता है और सत्ता का अंतिम उद्देश्य मानवता। 5वीं परीक्षा के बाद दरबार की हवा में एक गहरी शांति उतर आई थी। वो शांति उत्सव की नहीं थी, बल्कि उस मौन की थी जो किसी बड़े सत्य के सामने आ जाने के बाद छा जाता है। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि जो कुछ हुआ वो केवल बीरबल की नहीं, स्वयं सम्राट की भी परीक्षा थी। सत्ता, न्याय और विनम्रता, इन तीनों के बीच संतुलन साधना आसान नहीं होता, और बीरबल ने उस संतुलन को अपने भीतर महसूस कर लिया था। कुछ समय तक अकबर ने कोई नई परीक्षा घोषित नहीं की। दरबार चलता रहा, निर्णय होते रहे, पर बीरबल के व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था। वे अब पहले की तरह तुरंत उत्तर नहीं देते थे, अधिक सुनते थे, कम बोलते थे। कई बार किसी प्रश्न पर वे चुप रह जाते और देर तक सोचने के बाद ही अपनी बात रखते। दरबारियों को लगता था कि बीरबल की बुद्धि और भी गहरी हो गई है, जैसे नदी अब सतह पर कम शोर करती हो, पर भीतर उसकी धारा और तेज हो गई हो। अकबर ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अब अंतिम परीक्षा बाहरी नहीं हो सकती। बुद्धि, करुणा, सत्ता और विनम्रता, इन सब का संगम हो चुका था।
अब प्रश्न ये था कि क्या बीरबल स्वयं को भी उसी दृष्टि से देख पाएंगे जैसे वे दूसरों को देखते हैं। एक दिन अकबर ने अचानक दरबार स्थगित कर दिया। बिना किसी कारण बताए उन्होंने सभी को लौट जाने का आदेश दिया। केवल बीरबल को रुकने को कहा गया। दरबार खाली हो गया। विशाल कक्ष में केवल अकबर और बीरबल रह गए। दीपक की लौ हल्के हल्के कांप रही थी। अकबर सिंहासन से उतरकर नीचे आए। ये दृश्य अपने आप में असाधारण था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हम सम्राट नहीं हैं। बीरबल चौंक गए। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह। अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आज हम केवल एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, और वो प्रश्न किसी चुनौती की तरह नहीं होगा। बीरबल शांत हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। अकबर ने धीरे धीरे कहा, यदि कल तुम्हें ये सब छोड़ना पड़े, दरबार, सम्मान, पद, तो क्या तुम वही रहोगे जो आज हो। ये प्रश्न किसी तलवार की तरह नहीं, बल्कि आईने की तरह था। बीरबल ने पहली बार उत्तर देने में देर की। उनके मन में वर्षों की घटनाएं, सफलताएं, सम्मान, प्रशंसा सब एक साथ उभर आए। उन्होंने कहा, जहांपना, मैं प्रयास करूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, प्रयास पर्याप्त नहीं होता, इसीलिए ये छठी परीक्षा होगी। अगली सुबह पूरे नगर में एक समाचार फैल गया। बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से मुक्त कर दिया गया है। कोई कारण नहीं बताया गया, न दंड न अपमान, बस एक मौन आदेश। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ को लगा कि ये कोई नई चाल है, कुछ को चिंता हुई और कुछ को विश्वास ही नहीं हुआ। बीरबल स्वयं भी शांत थे। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के अपना पद त्याग दिया और साधारण वस्त्र पहनकर नगर के बाहर निकल गए। अब वे न मंत्री थे न न्यायाधीश, सिर्फ एक साधारण व्यक्ति। पहले दिन उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। दूसरे दिन कुछ लोगों ने ध्यान दिया। तीसरे दिन अफवाह फैल गई कि ये वही बीरबल है। व्यवहार बदलने लगा। कुछ लोग सम्मान से झुकने लगे, कुछ सहायता मांगने लगे और कुछ ने दूरी बना ली। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि पहचान मनुष्य को कैसे बदल देती है, दूसरों की भी और अपनी भी। एक दिन वे एक सराय में ठहरे। वहां एक विवाद हो गया। सराय का मालिक एक गरीब यात्री से अधिक धन मांग रहा था। बीरबल ने हस्तक्षेप किया। मालिक ने कठोर शब्द कहे। बीरबल ने अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने केवल तर्क रखा। अंततः यात्री को न्याय मिला। बीरबल ने मन ही मन सोचा, जब पद नहीं होता तब शब्दों की असली शक्ति सामने आती है। दिन बीतते गए। बीरबल गांव-गांव घूमने लगे। कहीं उन्हें सम्मान मिला, कहीं उपेक्षा। कहीं लोग उन्हें पहचान कर सलाह मांगते, कहीं उन्हें साधारण समझकर अनदेखा कर देते। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वो क्रोधित था, हताश था। उसने कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, पर कोई सुनने वाला नहीं। बीरबल ने उसे धैर्य से सुना। फिर बोले, यदि तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा तो पहले स्वयं को टूटने से बचाओ। युवक ने पूछा, आप कौन हैं? बीरबल मुस्कुराए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये सीखा है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं होता। धीरे धीरे बीरबल को अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होने लगी। वे अब स्वयं को बीरबल नहीं, केवल एक साधारण मनुष्य की तरह देखने लगे थे, जिसमें भूल भी है, समझ भी, अहम भी और करुणा भी। उधर अकबर दरबार में थे। वे जानबूझकर बीरबल की कोई खबर नहीं लेते थे, पर भीतर भीतर हर सूचना तक पहुंच जाती थी। वे सुनते थे कि बीरबल बिना पद के भी लोगों के बीच वही प्रभाव छोड़ रहे हैं। एक दिन अकबर ने एक साधु को बुलाया। उन्होंने पूछा, मनुष्य का सबसे कठिन त्याग कौन सा है? साधु ने उत्तर दिया, स्वयं की छवि का। अकबर समझ गए कि समय निकट है। कुछ सप्ताह बाद अकबर ने फिर से दरबार बुलाया। पूरे नगर में घोषणा हुई कि बीरबल को पुनः आमंत्रित किया जा रहा है। लोग उत्सुक थे, क्या होगा अब? बीरबल दरबार में आए। इस बार न कोई विशेष वस्त्र, न कोई आभूषण। वे वैसे ही थे जैसे यात्रा में हो गए थे, सरल, शांत। अकबर ने उन्हें देखा और कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, बीरबल बताओ, इन दिनों में तुमने क्या पाया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने स्वयं को खोया और उसी में स्वयं को पाया। दरबार स्तब्ध था। अकबर ने कहा, यही छठी परीक्षा थी, ये जानना कि पद तुम्हें बनाता है या तुम पद को। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज से ये स्पष्ट है कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो बिना पद के भी वही रहता है। दरबार में कोई जयघोष नहीं हुआ, केवल एक गहरी स्वीकृति थी। बीरबल ने सिर झुका लिया। उनके भीतर अब कोई इच्छा शेष नहीं थी, न सिद्ध करने की, न जीतने की। और इस प्रकार छठी कथा पूर्ण हुई।
ये बताते हुए कि मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उससे उसका परिचय छीन लिया जाए और देखा जाए कि उसके भीतर क्या शेष रहता है। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां किसी अंत पर नहीं रुकती। वे हर उस व्यक्ति के भीतर आगे चलती रहती हैं जो बुद्धि के साथ विनम्रता और सत्ता के साथ आत्मज्ञान को जोड़ना चाहता है। छठी कथा के बाद दरबार और नगर दोनों में एक विचित्र सा मौन छा गया था। ये मौन किसी भय का नहीं था, बल्कि उस गहन अनुभूति का था जो तब जन्म लेती है जब मनुष्य किसी बड़े सत्य को छू लेता है। बीरबल अब वही नहीं थे जो कभी केवल त्वरित उत्तरों और चतुर चालों के लिए जाने जाते थे, और अकबर भी वही नहीं रहे थे जो केवल प्रश्न रखकर उत्तरों से आनंद लेते थे। दोनों के बीच अब शब्दों से परे एक समझ बन चुकी थी। कुछ समय तक कोई नई परीक्षा नहीं हुई। दरबार चलता रहा, निर्णय होते रहे, पर वातावरण बदला बदला था। दरबारी पहले की तरह हंसते फुसफुसाते नहीं थे। हर किसी के भीतर जैसे एक प्रश्न जाग गया था, यदि पद, सम्मान और पहचान छिन जाए तो हम क्या रह जाते हैं? यही प्रश्न अकबर के मन में भी लगातार घूम रहा था। एक संध्या अकबर अकेले छत पर खड़े थे। सूर्य अस्त होने को था। लालिमा धीरे धीरे आकाश में फैल रही थी। अकबर ने उस क्षितिज को देखते हुए सोचा कि जैसे सूर्य हर दिन अस्त होकर भी समाप्त नहीं होता, वैसे ही मनुष्य का मूल्य भी पद से समाप्त नहीं होना चाहिए। तभी उनके मन में 7वीं और अंतिम परीक्षा का विचार जन्मा। पर यह परीक्षा न बीरबल के लिए होगी, न अकबर के लिए, बल्कि पूरे दरबार और समाज के लिए। अगली सुबह दरबार असामान्य रूप से सजा था। कोई विशेष घोषणा नहीं की गई थी, फिर भी हर कोई समझ रहा था कि आज कुछ निर्णायक होने वाला है। अकबर सिंहासन पर बैठे, पर उनका स्वर आज अलग था, न चुनौती भरा, न रहस्यमय, बल्कि गंभीर और स्थिर। उन्होंने कहा, आज हम कोई परीक्षा घोषित नहीं करेंगे, आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे। दरबारियों में हलचल हुई। यात्रा? कहाँ? क्यों? अकबर ने आगे कहा, इस यात्रा में न केवल बीरबल बल्कि हम स्वयं और दरबार के कुछ सदस्य भी शामिल होंगे। हम नगर, गांव और दूरस्थ बस्तियों में जाएंगे। वहां हम न सम्राट होंगे, न मंत्री, केवल यात्री। बीरबल ने ये सुना और मन ही मन समझ गए कि ये यात्रा बाहरी नहीं, भीतर की होगी। कुछ ही समय में ये दल निकल पड़ा। साधारण वस्त्र, बिना किसी शाही वैभव के। मार्ग लंबा था। पहले दिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। दूसरे दिन कुछ ने अनुमान लगाया। तीसरे दिन बात फैलने लगी कि स्वयं अकबर और बीरबल इस यात्रा में हैं। जहां भी वे पहुंचे, लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कहीं पानी का संकट था, कहीं भूमि का विवाद, कहीं परिवारों में टूटन। पर अकबर और बीरबल ने कहीं भी तुरंत आदेश नहीं दिए। वे केवल सुनते रहे। एक गांव में एक वृद्ध महिला ने अकबर से कहा, राजा हो या मंत्री, सब आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। हमारी जिंदगी वैसी ही रहती है। ये वाक्य अकबर के हृदय में उतर गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उस रात देर तक सो नहीं पाए। बीरबल भी उस यात्रा में बदल रहे थे। वे देखते थे कि लोग उनसे न्याय की नहीं, समझ की अपेक्षा करते हैं। कई बार वे केवल बैठकर किसी का दुख सुनते और वही व्यक्ति हल्का महसूस करता। एक दिन यात्रा के दौरान एक घटना हुई जिसने सबको झकझोर दिया। रास्ते में एक निर्दोष युवक पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। भीड़ उग्र थी, कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं था। बीरबल आगे बढ़े और बोले, पर भीड़ नहीं मानी। तभी अकबर आगे आए, पर उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि ये दोषी है तो सत्य स्वयं सामने आ जाएगा, यदि निर्दोष है तो तुम्हारा क्रोध एक और अन्याय करेगा। उनकी आवाज में ऐसा संतुलन था कि भीड़ शांत हो गई। जांच हुई और युवक निर्दोष निकला। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, आज पहली बार मुझे समझ आया कि सत्ता का सबसे बड़ा रूप मौन और धैर्य है। यात्रा आगे बढ़ती रही। हर स्थान पर कुछ नया सिखाने वाला अनुभव मिला। धीरे धीरे दरबारियों को भी एहसास होने लगा कि न्याय केवल आदेश से नहीं, समझ से आता है। अंततः यात्रा समाप्त हुई। दल वापस लौटा। दरबार फिर सजा, पर वो पहले जैसा नहीं था। अकबर ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, आज से ये दरबार केवल निर्णयों का स्थान नहीं होगा, बल्कि आत्ममंथन का स्थान होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, 7वीं परीक्षा यही थी। क्या हम सब, विशेषकर हम दोनों, समाज के बीच जाकर भी वही रह सकते हैं जो यहां बैठकर होने का दावा करते हैं? बीरबल ने सिर झुकाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह
इस यात्रा ने सिखाया कि सच्चा न्याय वही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। दरबार में मौन छा गया। कोई जयघोष नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, केवल एक गहरी स्वीकृति। अकबर ने अंत में कहा, आज से अकबर और बीरबल की कथाएं केवल चतुराई की नहीं बल्कि चेतना की कथाएं होंगी। और इसी के साथ 7वीं कथा पूर्ण हुई, ये बताते हुए कि बुद्धि की अंतिम मंजिल उत्तर नहीं बल्कि समझ है, और सत्ता की अंतिम परीक्षा शासन नहीं बल्कि सेवा है। ये कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि जब तक मनुष्य प्रश्न करता रहेगा, जब तक वो स्वयं को परखता रहेगा, तब तक अकबर और बीरबल की ये यात्रा हर युग में, हर मन में आगे चलती रहेगी। 7वीं कथा के बाद ऐसा लगा मानो समय स्वयं कुछ देर के लिए थम गया हो। दरबार चलता था, आदेश दिए जाते थे, निर्णय होते थे, पर उनके पीछे पहले जैसी उतावली नहीं थी। अकबर के चेहरे पर अब पहले वाली चुनौतीपूर्ण मुस्कान कम दिखाई देती थी, और बीरबल के शब्दों में अब पहले जैसा चमत्कार नहीं बल्कि गहराई बस गई थी। दोनों जानते थे कि जो यात्राएं बाहर होती हैं वे समाप्त हो सकती हैं, पर जो यात्राएं भीतर शुरू हो जाती हैं उनका कोई अंत नहीं होता। कुछ महीनों तक किसी नई परीक्षा का कोई संकेत नहीं मिला। नगर में लोग अकबर और बीरबल को अब केवल राजा और मंत्री की तरह नहीं बल्कि ऐसे दो व्यक्तियों की तरह देखने लगे थे जिन्होंने सत्ता को देखा भी था और उससे ऊपर उठकर उसे समझा भी था। यही परिवर्तन अकबर के मन में एक नई चिंता भी पैदा कर रहा था। वे सोचने लगे थे कि जब एक व्यवस्था व्यक्ति के बदलने से बदल सकती है, तो क्या वो व्यवस्था स्वयं भी कभी बदलने की मांग नहीं करती। एक रात अकबर देर तक जागते रहे। उनके कक्ष में दीपक की लौ स्थिर थी, पर उनके विचार अशांत। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि कल मैं न रहूं तो क्या ये साम्राज्य उसी संतुलन में रह पाएगा? ये प्रश्न उन्हें कई बार आया था, पर आज पहली बार उन्होंने उसे टालने के बजाय स्वीकार किया। अगली सुबह दरबार बुलाया गया, पर यह दरबार सामान्य नहीं था। केवल मंत्री या सेनापति नहीं बल्कि शिक्षक, साधु, व्यापारी, कलाकार और सामान्य प्रतिनिधि भी बुलाए गए थे। बीरबल ने ये दृश्य देखा और समझ गए कि आज की कथा केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की परीक्षा बनने वाली थी। अकबर सिंहासन पर बैठे, पर उनका स्वर आज किसी निर्णय की घोषणा जैसा नहीं था बल्कि किसी गहरे संवाद का निमंत्रण था। उन्होंने कहा, अब तक हमने बुद्धि की कथाएं सुनी, न्याय की कथाएं देखीं और सत्ता की सीमाएं समझीं, पर आज हम एक प्रश्न रखना चाहते हैं, क्या एक राज्य केवल नियमों से चलता है या उसके पीछे कोई आत्मा भी होती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर कोई अकेला व्यक्ति नहीं दे सकता था। अकबर ने आगे कहा, आज से हम एक नया प्रयोग आरंभ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में निर्णय केवल दरबार में ना हो बल्कि लोगों के बीच से आए। पर इससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या लोग स्वयं भी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। यही 8वीं कथा की शुरुआत थी, एक ऐसी परीक्षा जो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक चेतना की थी। अकबर ने आदेश दिया कि अगले कुछ महीनों तक कुछ चयनित क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया बदली जाएगी। वहां स्थानीय लोग, बुजुर्ग, शिक्षक और व्यापारी मिलकर समस्याओं पर विचार करेंगे और सुझाव देंगे। अंतिम निर्णय अभी भी दरबार का होगा, पर उसकी दिशा समाज तय करेगा। ये निर्णय सुनते ही दरबार 2 भागों में बंट गया। कुछ इसे साहसिक कदम मान रहे थे, कुछ इसे अव्यवस्था की शुरुआत। बीरबल चुप थे। वे जानते थे कि परिवर्तन हमेशा भय के साथ आता है। पहला क्षेत्र चुना गया। वहां पानी का पुराना विवाद था। वर्षों से लोग दरबार के चक्कर काट रहे थे। अब पहली बार उन्हें स्वयं बैठकर समाधान खोजने को कहा गया। शुरुआत में भ्रम हुआ, मतभेद हुए, आवाजें ऊंची हुईं, पर धीरे धीरे लोग सुनना सीखने लगे। समाधान निकला, पूर्ण नहीं पर स्वीकार्य। अकबर और बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, लोग सही उत्तर नहीं, सही प्रक्रिया चाहते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, और शायद यही राज्य की आत्मा होती है। पर हर परिवर्तन की तरह इसमें भी कठिनाइयां आईं। एक स्थान पर शक्तिशाली लोग निर्णय को अपने पक्ष में मोड़ने लगे। कमजोरों की आवाज दबने लगी। जब ये समाचार अकबर तक पहुंचा तो दरबार में फिर से वही पुराना प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्या ये प्रयोग असफल हो रहा है? अकबर ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया।
उन्होंने बीरबल से कहा, यदि हम हर बार सुधार करने दौड़ पड़ेंगे तो लोग स्वयं सीखेंगे कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, पर यदि सीखने की कीमत किसी निर्दोष को चुकानी पड़े तो वो सीख नहीं, अन्याय बन जाती है। अकबर कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने उस क्षेत्र में स्वयं जाने का निर्णय लिया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सत्ता का छोटा सा अंश भी लोगों को कैसे बदल देता है। उन्होंने बिना किसी दंड के केवल प्रश्नों के माध्यम से उस समूह को आईना दिखाया। कुछ लोगों की आंखें झुकीं, कुछ ने विरोध किया, पर अंततः संतुलन लौटा। उस दिन अकबर ने कहा, सत्ता चाहे बड़ी हो या छोटी, उसका सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। धीरे धीरे ये प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगा। हर जगह परिणाम अलग थे। कहीं लोग अपेक्षा से बेहतर निकले, कहीं निराशा हाथ लगी। पर एक बात स्पष्ट थी, लोग अब केवल शासित नहीं थे, वे सहभागी बन रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में बीरबल की भूमिका बदल गई थी। वे अब समाधान देने वाले नहीं, प्रश्न उठाने वाले बन गए थे। वे लोगों से पूछते, यदि ये निर्णय तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी क्या तुम इसे न्यायपूर्ण मानोगे? ये प्रश्न लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता। समय बीतता गया। 8वीं कथा लंबी होती चली गई। ये किसी एक घटना की कहानी नहीं थी, बल्कि अनेक छोटे छोटे अनुभवों की श्रृंखला थी। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि राज्य केवल सिंहासन से नहीं, संवाद से चलता है। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने मुझे बहुत सी परीक्षाएं दी, पर यह परीक्षा आपने स्वयं को दी है। अकबर मुस्कुराए, और शायद यही सबसे कठिन थी। अंततः एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि ये प्रयोग स्थायी रूप लेगा, पर सीमाओं के साथ। दरबार की भूमिका समाप्त नहीं होगी, पर उसका स्वर बदल जाएगा। दरबार में कोई जयघोष नहीं हुआ। लोग समझ चुके थे कि ये कोई विजय नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है। 8वीं कथा का अंत किसी निष्कर्ष से नहीं, बल्कि एक स्वीकार से हुआ कि शासन कोई पूर्ण ज्ञान नहीं, बल्कि निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। बीरबल उस दिन देर तक महल के प्रांगण में टहलते रहे। उन्होंने सोचा कि अब शायद कोई और परीक्षा शेष नहीं बची, पर भीतर से एक आवाज आई, जहां सीख समाप्त होती है, वहीं कहानी समाप्त होती है। और क्योंकि सीख अभी शेष थी, इसलिए अकबर और बीरबल की ये कथा भी अभी समाप्त नहीं हुई थी। ये आगे चलती रही, लोगों के प्रश्नों में, उनके निर्णयों में, और उस मौन में, जहां सत्ता और मानवता पहली बार आमने सामने बैठकर संवाद करने लगी थीं। 8वीं कथा के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो राज्य स्वयं एक जीवित चेतना बन गया हो। अब निर्णय केवल ऊपर से नीचे नहीं आते थे, बल्कि नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंचते थे। लोग पहली बार ये अनुभव कर रहे थे कि शासन कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्तरदायित्व है। पर यही परिवर्तन अपने साथ एक अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न भी लेकर आया था। जब सब कुछ बांट दिया जाए, तो सम्राट का स्थान क्या रह जाता है? अकबर इस प्रश्न से बच नहीं पा रहे थे। उन्होंने सत्ता को बांटा, संवाद को स्थान दिया, लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में जोड़ा, पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म चिंता जन्म लेने लगी थी। क्या ये व्यवस्था उनके बाद भी संतुलित रह पाएगी? क्या लोग स्वतंत्रता को जिम्मेदारी की तरह संभाल पाएंगे, या वो धीरे धीरे अराजकता में बदल जाएगी? बीरबल ये चिंता समझ रहे थे। वे जानते थे कि ये अब किसी और परीक्षा की बात नहीं है। ये अंतिम कथा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि एक विरासत तय करने वाली थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। कोई दरबारी नहीं, कोई सेवक नहीं, केवल 2 व्यक्ति जो वर्षों से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से एक दूसरे को समझते आए थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, यदि कल ये सिंहासन खाली हो जाए तो क्या ये राज्य चल पाएगा? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ क्षण मौन में बिताए, फिर बोले, जहांपनाह, यदि राज्य किसी एक व्यक्ति के बिना ना चल पाए तो वो राज्य नहीं, निर्भरता है। अकबर की आंखों में एक क्षण के लिए पीड़ा उभरी, फिर शांति। तो क्या अब मेरी आवश्यकता नहीं रही? बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, आवश्यकता बदल जाती है। पहले आपको निर्णय देने की आवश्यकता थी, अब दिशा देने की है। अकबर देर तक खिड़की से बाहर देखते रहे, फिर बोले, तो यही अंतिम कथा होगी। अगली सुबह पूरे राज्य में घोषणा हुई कि अकबर कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से पीछे हटेंगे। ये त्याग नहीं था, न ही सत्ता छोड़ना, ये मौन में खड़े होकर देखने का निर्णय था।
दरबार चलता रहेगा, व्यवस्था चलती रहेगी, पर अकबर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये समाचार सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोगों को डर भी लगा और गर्व भी हुआ। किसी सम्राट ने स्वयं को पीछे हटाकर अपनी ही बनाई व्यवस्था को परखने का साहस किया था। बीरबल को इस समय एक नई भूमिका दी गई, न सम्राट की, न मंत्री की, बल्कि सेतु की। वे दरबार, जनता और उस मौन सम्राट के बीच संतुलन बनाए रखने वाले बन गए। पहले कुछ सप्ताह कठिन रहे। कुछ लोग इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे, कुछ निर्णयों में भ्रम हुआ। लोग पहली बार समझ रहे थे कि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि दरबार में विभाजन साफ दिखने लगा। लोग अकबर को पुकारने लगे, सम्राट हस्तक्षेप करें। बीरबल ने ये आवाजें सुनी, पर उन्होंने अकबर तक नहीं पहुंचने दी। उन्होंने दरबार में खड़े होकर कहा, यदि हर कठिनाई में हम पीछे देखेंगे तो आगे चलना कभी नहीं सीख पाएंगे। बहुत विरोध हुआ। कुछ ने कहा कि बीरबल अहंकार में निर्णय ले रहे हैं, कुछ ने कहा कि व्यवस्था असफल हो रही है, पर बीरबल अडिग रहे। उन्होंने सभी पक्षों को एक साथ बैठाया। कोई सिंहासन नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं, केवल संवाद। कई दिन तक चर्चा चली। क्रोध निकला, आंसू गिरे, आरोप लगे। फिर धीरे धीरे समाधान उभरा, पूर्ण नहीं पर सामूहिक। जब ये समाचार अकबर तक पहुंचा तो वे मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कहा, अब राज्य चल रहा है। कुछ समय बाद अकबर स्वयं दरबार में आए, बिना किसी घोषणा के, साधारण वस्त्रों में। दरबारियों ने उन्हें देखा और स्वतः खड़े हो गए। अकबर ने हाथ उठाकर सबको बैठने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, आज हम ये देखने आए हैं कि ये व्यवस्था क्या बन पाई। फिर उन्होंने सीधे बीरबल की ओर देखा, और ये भी कि बीरबल अब कौन है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अब मैं उत्तर देने वाला नहीं, सुनने वाला हूं। अकबर की आंखों में संतोष उतर आया। उन्होंने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज ये स्पष्ट है कि ये राज्य अब केवल अकबर का नहीं, बल्कि हम सबका है, और यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। कोई जय घोष नहीं हुआ, केवल एक गहरा मौन छा गया, स्वीकृति का मौन। अकबर ने अंत में कहा, आज अकबर और बीरबल की कथा समाप्त नहीं हो रही, बल्कि रूप बदल रही है। अब ये कथा किसी एक नाम की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सत्ता को सेवा और बुद्धि को विनम्रता के साथ जोड़ना चाहता है। दरबार विसर्जित हुआ। लोग धीरे धीरे बाहर निकले। किसी के चेहरे पर उत्साह था, किसी पर चिंता, पर हर किसी के भीतर एक नया बोध था कि अब उन्हें स्वयं उत्तर देना होगा। बीरबल अकेले प्रांगण में खड़े रहे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे वर्षों पहले शुरू हुई वो पहली चुनौती, बिना जमीन पर पैर रखे दरबार में आओ, आज अपने वास्तविक अर्थ तक पहुंच गई है, क्योंकि अब ये राज्य ऐसे खड़ा था जो किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना पर टिका था। और यही इस कथा का अंतिम सत्य था। क्योंकि जब शासन सीख बन जाए, बुद्धि सेवा बन जाए और सत्ता संवाद बन जाए, तब कहानियां समाप्त नहीं होती, वे जीवन बन जाती हैं।